ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही? क्या कुछ पढ़ लिया? सर अभी तो करंट अफेयर्स ही पढ़ रही हूँ। पहले थोड़ा सिस्टमेटिकली एग्रीकल्चर वगैरह के नोट्स वगैरह बनाए हैं और अब न्यूज़पेपर चल रहा है। स्ट्रीट वगैरह वो सब हो गया? जी सर। राज्य के बारे में वो सब? अभी कल्चर बाकी है, वो उस पे एक बार हिस्ट्री पूरी रिवाइज़ करनी है सर स्टेट की। कहाँ से क्या रिवाइज़ कर रहे हो? सर मैंने ना कल्चर वाले तो मैप बना रखे हैं, तो एक बेसिक उसका थोड़ा उस मैप में ही सब कुछ लिख रखा है। अच्छा। कल्चर का जितना भी अपना, और हिस्ट्री के भी मैंने सर जैसे रिवॉल्यूशनरीज़ का एक साथ बना रखा है, प्रजामंडल्स का एक साथ बना रखा है। तो और उसी में जो मेन पॉइंट्स हैं, वॉर हो गई, किसने मेन रोल प्ले किया था, न्यूज़पेपर्स का, सबके मैप बना रखे हैं, तो वो फटाफट रिवीजन हो जाता है सर, वैसे करूँगी। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तो आपका तीसरा अटेम्प्ट है? तीसरा, हाँ, यस सर, फर्स्ट इंटरव्यू है और थर्ड मेंस था। इससे पहले वाले में क्या क्या रहा? सर 2021 वाले में मेरा 312.75 आया था, 314 कट ऑफ थी। ये एक नंबर दो। हाँ सर, वो 1 डेढ़ महीने की तैयारी की तो मेहनत मतलब कमी थी। दूसरे में सर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हो जाना चाहिए, बट सर 252 मार्क्स आए हैं, 260 गर्ल्स की कट ऑफ पे थी सर। चलो, इस बार क्या चेंज किया था? इस बार सर सीएमए अकेडमी की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो दिल से दी थी सर, और उनका बहुत फ़ायदा हुआ सर। मैं तो तब, और टाइमली जो इवैल्यूएशन है ना सर, ज़रूरी नहीं है कि कितना परफेक्ट हुआ, बट आपको बहुत आइडिया लगता है इवैल्यूएशन टाइम पे, और रिज़ल्ट मिल जाए तो उससे बहुत। और दूसरा, प्रॉपर पढ़ के आते थे तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया ना हमने, वही हमारा काम हो गया आधा से ज़्यादा। और कुछ ऐसे करंट अफेयर्स थे जिनसे अवेयर नहीं थे, जैसे इलेक्शन कमीशन वाला नहीं था, ये तमिलनाडु वाला भी आपसे ही पढ़ के मैं अवेयर हुई थी। बीच में सर थोड़ा-सा 1 महीना मैं डिले की, मैंने ईओआरओ की तैयारी कर ली और जो हुआ नहीं, मेरा लॉस हो गया। वो टेस्ट सीरीज़ लेट शुरू की मैंने, 2 महीने अच्छे से दी। वो 1 महीने का लॉस हुआ मुझे पढ़ाई में, तो अब को कुछ नहीं हो सकता। चाहिए। तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स? जी सर, मैं पीएचडी हूँ सर एग्रीकल्चर में। अच्छा। एमएससी बीसी में है ना? जी सर। ओके, और फिर पीएचडी एग्रीकल्चर। सर मैं अपना डेफ भी लाई हूँ सर, हाँ। ताकि एक पेशेंट है। ओके। सिंगिंग लोकगीत, ये क्या लिखा है? हरजस सर। हरजस क्या होता है? सर जिसके अंदर हम जो लोक देवता हैं, शिव जी, कृष्ण जी, राम जी, इनके सबके गुणगान गाते हैं, मतलब इनके ईश्वर हरि का यश, उसको सर प्रेज़ करते हैं सर। किशनगढ़ रेणवाल। चलो, तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल से ही पूछ लेते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर, राजस्थान के अंदर एक समस्या देखने मिलती है, पराली जलाना। है ना? किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है, क्योंकि जो किसान है उनके पास इतना पैसा नहीं है मशीनें वगैरह ला के, और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है पराली को काटने में उसमें। और किसानों को ये भी लगता है कि पराली जलाएंगे तो वो आगे के वर्ष के लिए हमारे लिए खाद के रूप में भी काम करेगी। तो भारत सरकार इसको लेकर क्या-क्या कर रही है? क्या-क्या अल्टरनेटिव्स इसको लेकर है? कभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसको खत्म तो करना है, तो क्या कर रही है सरकार? सर ये राजस्थान के रेफ़रेंस में था ना? हाँ, ओवरऑल इंडिया के रेफरेंस में बता सकते हो, तो स्पेसिफिकली जो राजस्थान को बता सकते सर अभी इसको एडमिनिस्ट्रेशन से इम्प्लीमेंट ऐसे करा रहे हैं कि जीपीएस मॉनिटरिंग हो रही है, जहाँ-जहाँ ये मतलब स्टबल बर्निंग हो रहा है, उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट किया जा रहा है और उस पे एक्शन लिया जा रहा है। दूसरा सर इसमें ये है कि पूसा ने बायोडिकम्पोज़र, आईआरआई पूसा जो है, वहाँ से पूसा बायोडिकम्पोज़र करके एक फंजाई और बैक्टीरिया का एक कल्चर बनाया गया है, जो इसको 20 से 25 दिन के अंदर डिग्रेड कर देता है, अगर हम इसका स्प्रे वहाँ कर देते हैं तो। फिर भी अगर 20 से 25 दिन के अगर नहीं हो रहा है, तो इसमें अभी सर पंजाब का अभी उसमें इंडियन एक्सप्रेस में था कि वहाँ पे सर वो लोग फैक्ट्रीज़ में उसको दे रहे हैं और उससे सर ब्रिक्स बन रही हैं अभी, क्योंकि उसमें सिलिकॉन होता है। तो एक वो ब्रिक्स के यूटिलाइज़ेशन हो रहा है उसका, और उससे फार्मर्स को भी पैसा मिल रहा है, और एक वो भी तरीका है। दूसरा और सर हैप्पी सीडर यूज़ कर रहे हैं, और अभी सुपर सीडर भी आ रहा है, जिसके अंदर उसको एज़ अ मल्चिंग उसमें वो कल्टीवेट करके और सॉइल के अंदर ही उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता है और हम वीट की सोइंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सर कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, जिन पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, और आप अगर नहीं खरीद पाते हो तो उस पे एज़ अ रेंट पे लाके और आप अपने यूटिलाइज़ कर सकते हो।
और सर इसमें हम राजस्थान में देखें तो अगर ऐसा स्टबल बर्निंग जैसा है तो टोंक में भी सर अभी ब्रिक्स बन रही हैं, बायो ब्रिकेट्स करके उनको बोल रहे हैं। तो ये स्टबल वाली जो ब्रिकेट्स है वो यहाँ पे भी बन सकती है और इसका आगे इस तरीके से निवारण हो सकता है। चलिए, मुझे बताओ कि जीपीएस ट्रैकिंग वाक़ई में हो रही है क्या? क्योंकि कार्रवाई तो राजस्थान में होती ही नहीं है। राजस्थान में तो बहुत ही कम कार्रवाई हुई है और पराली जलाना तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर हम ना कर दें तो पराली जलाना राजस्थान बहुत ज़्यादा। स्वास्थ्य लेवल पे जीपीएस का भी नहीं हो रहा है, जो सैटेलाइट को यूज़ करके कर रहे हैं। इसको हम ला सकते हैं सर। ओके। आपको वैसे लगता है कि हम जो वाक़ई में ग्राउंड लेवल पर समस्या क्या है, उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं? क्या किसान भी मजबूरी में करता है पराली जलाना, कोई उसको शौक तो है नहीं, उससे पैसे तो उसको मिल नहीं रहे। हमने ये कह दिया खूब सारा कि डिकम्पोज़िशन के लिए अपन इसमें डाल देंगे, लेकिन फिर भी कर नहीं रहा किसान, कारण क्या है? सर हम ग्राउंड लेवल पे किसान को अगर हम किसी भी एक अल्टरनेटिव बता दें ना कि आपके इनकम का ये सोर्स भी हो सकता है, ये आपके लिए एक वो ही नहीं है, तो ज़रूर उस चीज़ के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी ब्रिक्स वाला बताया सर, ये एक जो हम अम, मतलब कंपनीज़ या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इसको कर रही हैं, वो अगर इसको मतलब फार्मर्स से उनका करवाएँ, ऐसी कोई पॉलिसी बनाएँ, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और ये इंडस्ट्री उद्योग, तो हम फार्मर्स को इंसेंटिव इस तरीके से दे सकते हैं, इनकम का जो है वो, तो उससे वो उनके लिए एक अदर अपॉर्च्युनिटी की तरह। मुझे बताओ कि नैनो यूरिया जो है, उसको लेकर बहुत हवा बनी कि नैनो यूरिया में इतना फ़ायदा हो जाएगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है नैनो यूरिया? सर सप्लाई का इश्यू है। सप्लाई का इश्यू है? उल्टा इश्यू ये है कि किसानों को ज़बरदस्ती नैनो यूरिया दी जा रही है और किसान इस बात से चिंतित हैं, दुखी हैं कि हमें ये यूज़ ही नहीं करनी, क्यों फालतू में दे रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है नैनो यूरिया। क्या-क्या अपन थ्योरेटिकल लेवल पर देखें नैनो यूरिया के क्या-क्या फ़ायदे बता रहे हैं? सर नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन होता है और इसके अंदर सर ये है कि लिक्विड फॉर्म में है। तो एक तो इसकी क्वांटिटी जो यूज़ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ग्रैन्युलर यूरिया जो हम नीम कोटेड यूरिया यूज़ करते थे। दूसरा इसमें लिक्विड फॉर्म में तो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में तो प्लांट्स डायरेक्टली एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो इसका जो लॉस है हमारा यूरिया का वो भी कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। यही सर। लेकिन ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुल हो नहीं पाया, इसमें कुछ कमियाँ भी दिखती हैं क्या? जैसे हो सकता है शुरुआत में जब आया, तब उसको लेकर बहुत तारीफ़ें कर दी गई, लेकिन समय के साथ-साथ पता लगा ये कुछ कमियाँ भी हैं, तो कुछ कमियाँ है क्या आपकी ध्यान में? सर अभी कमी तो मुझे एक बात बताओ कि जो खेती है, जो किसान है, क्या वो एक बिज़नेस है कि नहीं है? क्या बिज़नेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छी जा रही है, तो बिज़नेस होना चाहिए बिज़नेस। तो उसके ऊपर एक लेवल एक इनकम से ज़्यादा मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम किसी किसान की होती है, उसके ऊपर टैक्स लगे, आप इसके फ़ेवर में हो या नहीं? 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम किसान को होती है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? सर अगर एक टैक्स स्लैब बन सकता है, 1 करोड़ से ऊपर अगर फार्मर्स की है इनकम, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं सर। एज़ अगर बिज़नेस की तरह वो उस मॉडल को अपने एग्रीकल्चर मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो अपने प्रोडक्शन का कोई पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो हम उसको एज़ अ टैक्स स्लैब में कंसीडर कर सकते हैं। और पहले इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड फार्मर्स हैं और इसके हिस्टोरिकल रीज़न्स भी हैं। जब जब ये टैक्स का एक्ट बना था, तब हमारे एग्रीकल्चर की फूड सिक्योरिटी थी में बहुत कम थी और इनकम का भी बहुत कम मतलब सोर्स था, तो इसे तब इसलिए नहीं रखा गया था। एक बात बताओ कि हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया और विकसित देशों के अंदर 2% टोटल जो उनकी पॉपुलेशन है उसका 2%, 3%, 5% मैक्सिमम इतने लोग किसान हैं। जो उनके 5% लोग 2% लोग कर पा रहे हैं, उनको वो काम करने के लिए भारत में 40% लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। 40% किसान हैं, ऐसा क्यों?
सर एक तो सर हमारी जो लैंड होल्डिंग्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमारे ज़्यादा है। तो उनके लिए अम, और एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जहाँ पे बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे सर कोऑपरेटिव और इस टाइप के मॉडल्स भी हो रहे हैं सर, मैकेनाइज़्ड फार्मिंग है। राजस्थान के अंदर आप बता सकते हैं, भारत के अंदर आप बता सकते हैं लगभग कितने परसेंट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है? सर राजस्थान में तो 40% के अप्रॉक्स है और इंडिया दोनों मिला के स्मॉल एंड मार्जिनल या फिर अकेले स्मॉल? दोनों मिला के। दोनों मिला के। और इंडिया में? इंडिया में सर 70 टू 80% 70 टू 80%। अच्छा, मुझे डेफिनेशन बता दीजिए। हाँ, मुझे कोई बात नहीं, मुझे डेफिनेशन बता दें स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज फार्मर। सर लेस देन 1 हेक्टेयर मार्जिनल है, 1 टू 2 हेक्टेयर स्मॉल है, 2 टू 4 हेक्टेयर मीडियम है, 4 टू 10 हेक्टेयर लार्ज है तो और ग्रेटर देन 10। ओके। तो आपने जो भी अपनी पढ़ाई के दौरान पीएचडी में, बीएससी में ये सब सीखा, आप अपने जो आपका जिला कौन-सा लगता है? जयपुर जयपुर से। या अपनी नेक लगता है चलो, जयपुर का जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, कौन-सी ऐसी 3 एडवाइस आप किसानों को देना चाहेंगे कि उनको अपनाने से उनकी इनकम बढ़ सकती है? सर पहला तो मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के बारे में बताऊँगी उन्हें, जिसके अंदर जो इनकम का सोर्स है वो पूरा साल भर रहता है। हम नॉर्मल फार्मिंग करते हैं, उसके अंदर सर 6 मंथ बाद में ही हमें इनकम का सोर्स मिलता है। तो उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में सर अभी मशरूम कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। हनी बी कीपिंग भी कर सकते हैं, फिशरीज़ भी कर सकते हैं, अगर वाटर स्कैर्सिटी नहीं है तो। और हम जो गाय और भैंस जो रख रहे हैं वो है और हम उसमें फ्रूट क्रॉप्स को आजकल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक वो पूरा कंटीन्यूअस एक फार्मिंग मॉडल हो गया है जिसमें कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम रहेगा साल भर। दूसरा ये है कि सर अभी जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस का जो है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और डिग्गी का भी सब्सिडी दी जा रही है। मुझे तो एक बोल दिया उस 1 बीघा में मुझे बनाना है। जी सर, हाँ, तो लगभग मेरा कितना इन्वेस्टमेंट होगा? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। ओके। चलो मुझे आप ये बता दो कि आपने इतना अच्छा एकेडमिक्स एग्रीकल्चर के अंदर किया हुआ है। क्या आप ही कारण नहीं हो कि भई हम युवा जो है वो एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहते और एग्रीकल्चर से लोगों का मोह भंग हो रहा है? क्या आपकी प्रोफ़ाइल को देखकर हम इस कन्क्लूज़न पे पहुँच सकते हैं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मैंने जब अपनी पीएचडी की रिसर्च की थी, तो मैंने फार्मर से इंटरैक्ट किया था। उसके बाद में मेरे को फार्मर्स की जो इश्यूज़ लगे जेन्युइन वो मुझे पता लगे। उसके बाद में मैंने अपनी रिसर्च की। तो मैंने उसमें ये देखा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कि फार्मर्स को ये पता है कि ये फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, ये हर्बिसाइड मिल रहे हैं, सब कुछ। बट दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़। ये जो हमारा टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी कमी है। रिसर्च में हम सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें दे पा रहे हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा। बट इसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो वो जो गैप है, मैं वो गैप में ब्रिज बनना चाहती हूँ। तो इसलिए सर मैंने ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अपना रुझान बना। हुँ, कौन से लोकगीत गाना आपकी हॉबी है? वो लोकगीत में अलग-अलग सर हमारे जो लेडीज़ वुमेन्स कल्चरल गीत जो गाती हैं, हरजस हो गए और भी सर शादी में बना बलने। आपको क्या लगता है इस पॉइंट पर कि आज से 20 साल बाद ये जो शादियों में और ये जो गीत गाए जाते हैं, ये लुप्त हो जाएँगे? सर इसीलिए मैंने ये हॉबी रखी है कि ये कहीं न कहीं लुप्त हो रहा है कल्चर का, तो मुझे ऐसा है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स है उनको मैं बता सकूँ, तो मेरा इसीलिए इसमें इंटरेस्ट जगा है, तो मैं आपसे चलो मुझे आप 2 कारण बताओ या फिर 3 कारण बताओ कि ये जो नई ट्रेडिशन है, नई जनरेशन जो है, वो इन लोकगीतों को रिलेट क्यों नहीं कर पाती है? या क्यों ये धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहा है? सर एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, दूसरा जो पहले सर गाँव में एक मतलब हम घरों में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज़ रहते थे, तो हम ये सब चीज़ें देखते भी थे और इन फेस्टिवल्स में एन्जॉय भी करते थे और वो उसका बहुत एक अटैचमेंट बनता है अपनी सोसाइटी से, अपनी ये फ़ोक से, सभी चीज़ों से। तो और दूसरा सर सोशल मीडिया,
पहले मीडिया नहीं था तो हम अपना टाइम इन चीज़ों में लगाते थे, कल्चरल में। जैसे होली का हुआ 15 दिन होता था तो लोग एन्जॉय करते थे अपने गाँव में। अभी सोशल मीडिया ने लोगों को कहीं न कहीं कंज़्यूम कर लिया है। तो ये भी एक आपका एलिनेट होने का। आपको एक आइडिया दूँ कि जितने भी जो लोकगीत हैं, जो भी आप गाते हैं, सुनते हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल बना के लोगों को समझाओ इनका लिटरल मीनिंग क्या है। और कोई एक बड़ी दिक्कत ये है कि उनको अर्थ ही नहीं पता। इसलिए भी कैसे रिलेट करेंगे? जब तक उनको अर्थ ही नहीं पता होगा तो वो रिलेट ही नहीं करेंगे। तो ये भी क्या दस चलो ठीक है। करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप इन दिनों? हाँ सर, अभी पिछले 2-3 दिन का 4-5 दिन का नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं सर गुजरात गई थी अभी, कल ही आई हूँ। तो मेरे आज का तो पढ़ा है स्टार्ट हुआ है। ओके, क्या है आज की न्यूज़पेपर में 3 महत्वपूर्ण खबरें बता दो? सर एक तो यूएस ने जो हमारे और टैरिफ और डंपिंग ऑफ राइस बता रहे हैं अभी, तो वो इश्यू है। और दूसरा ये है कि सर जो गाज़ा और पैलेस्टाइन वाला है उसमें इज़राइल ने एक येलो लाइन डिपिक्ट की है सीज़फायर के बाद में, कि येलो लाइन के जो एरिया है, येलो लाइन को जो टच कर रहा है वो गाज़ा का, इज़राइल कंट्रोल गाज़ा है। और सर एक जो अभी इंटरपोल ने ब्लू नोटिस जारी किया है, जो हमारे गोवा में भी फायर हुआ था, उसके जो 2 होटल के जो मेन ओनर्स थे वो सर थाईलैंड चले गए। तो उसके लिए ब्लू नोटिस जारी किया है टू इंक्वायरी। ब्लू नोटिस किस पर्पज़ के लिए जारी किया था? इंक्वायरी के लिए सर। और सिल्वर नोटिस? सर नॉट श्योर बट कैन आई गेस। सर सिल्वर नोटिस हमारे जो एसेट्स हैं उनके लिए किया जाता है, चलिए भाई, क्राइम रिलेटेड एसेट्स। सही, ठीक है। थोड़ा-सा अपन फीडबैक की बात कर लेते हैं। ओवरऑल आपको कैसा लगा? आपका पहला मॉक इंटरव्यू क्या जैसे पहले क्या दे लिए? नहीं सर, मैं सिरम ही मैं डेव घूमने आ गई थी सर, तब मेरी आशीष सर वगैरह ने बहुत। खिंचाई कर दी। और वो मैंने वीडियो देखा था तो सर मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ, उसके बाद मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है अपने आप को। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट मॉक था सर वो मेरा। अच्छा पहले दिन ही चले गए थे आप? मैं सर मेरे को ऐसा हुआ कि एकदम से डेट आई 18 तो कि 1 से शुरू हो रहा है। तो सर किसको पता था कि किसका 1 को आएगा? रैंडम है। तो सर मैं कॉन्फिडेंस बस कि देना है। क्या पता, क्योंकि स्लॉट्स भी बुक हो गए थे फुल, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने सोचा तैयारी है नहीं है, पर मैं तो। ये इसको लेकर क्या मामला है ये नैनो यूरिया को? वाक़ई में नैनो यूरिया गाँव के अंदर जो ना किसान कहता है हमें नहीं चाहिए नैनो यूरिया। सर ऐसा नहीं है, उनकी आदत बनी हुई है पुराने वाले में ही, कि हमें बस वही आधा होता तो उसको यूज़ तो नहीं, नहीं, उसमें ये भी है कि सर उसकी ही क्वांटिटी है ना आपको, मतलब एक वो भी एक फार्मर के लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। मिनिमम आपको इतने ही यूज़ करना है बस। उनको आदत है कि हमें इतना कट्टा यहाँ लगाना है। वो एक जो बैठा हुआ है ना, उसको चेंज करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए भी वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है सर। ये एक इश्यू मेरे को लगता है। इसी के लिए सर गवर्नमेंट ने भी 50 किलो का कट्टा 45 किलो किया, ताकि थोड़ा कंज़म्पशन कम हो यूरिया का। वो अपने हिसाब से डालते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं यूरिया की। तो वो बहुत मतलब पैसा, सब्सिडी का पैसा भी बचता है, और यूरिया से हमारे सॉइल का चलो, अब मैं आपको एक मोटा-मोटी बता देता हूँ। एक तो आपके हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है सर। आप वीडियो में देखेंगे हो सकता है पता नहीं इनफॉर्मल डिस्कशन अपने इसलिए शायद ज़्यादा कर रहे हो पता नहीं मुझे। लेकिन शायद ये इंटरव्यू में इतना करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। अपन कई बार क्या है समझाने के उसमें आ जाता जी सर। है ना? तो वो नहीं लगे। कई बार क्या है जब आप मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो चेहरे पर तनाव बहुत दिखता है। क्लियरली दिखता है, वो तो नेचुरल तो है, दिखना तो चाहिए लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा पता लगता है कि भाई इसमें घबरा गए इस क्वेश्चन में। मैं 2 क्वेश्चन तक पूछ रही हूँ और आपका अब वॉइस बंद कर दूँ तो वॉइस चेहरा देख के बता दे कि भई ये टफ क्वेश्चन पूछ लिया, अभी वाला नहीं आया। तो वो थोड़ा-सा दिखता है तो उसको थोड़ा-सा हो सके तो कंट्रोल करें भई। ये कैसे करें कंट्रोल? कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता। जो एक्टर लोग होते हैं वो कर सकते हैं, अभिनेता का काम यही होता है। अपन क्या कर सकते हैं? अपन ये कर सकते हैं कि भई अपने दिमाग में एक बात बिठा लें। वो बात ये है कि भई जो भी क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन है और फ़र्क नए क्वेश्चन से पड़ेगा, आगे आने वाले क्वेश्चन से पड़ेगा। अब इसका आंसर जो नहीं आया या फिर जो ये बात नहीं आती तो नहीं आती, है ना? अब उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ेगा अगला जो क्वेश्चन है उसको ठीक तरीके से करने से, है ना? तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखें। एक आधी जगह पर बीच में आप जो रोक भी देते हो, मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था पहेली वाले पर, तो आपने बीच में ही उसका आंसर करना शुरू कर दिया। थोड़ा-सा पेशेंस ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा-सा रुक के आंसर करेंगे ना ज़्यादा क्लियर है। जी। जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि आपका फ्लो काफ़ी अच्छा है। जब आप जो टॉपिक पे आ रहा होता है, भले वो नैनो यूरिया के बारे में पूछा है तो उसको अच्छा बताता है। फिर आप नॉलेज एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है।
बॉडी पोस्चर अच्छा है, यानी कि आप पूरे एनर्जी के साथ बैठे हुए दिखते हैं। आपकी वॉइस टोन जो है उसमें भी पूरी एनर्जी लगती है। नॉर्मली लड़कियाँ जब आती हैं तो उनका उतना जो वॉइस है वो लाउड नहीं होती। तो लेकिन आपके वाले में वो प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत ही स्लोली बोलती हैं तो उसकी वजह से सुनाई तक नहीं पी देता। तो उनकी एनर्जी डाउन लगती है, पर आपकी एनर्जी डाउन नहीं लगती है। तो आपका वॉइस टोन अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, फ्लो अच्छा है। तो ये 2-3 छोटी-छोटी इंट्रो की बेसिक्स में एक तो हेड मूवमेंट हो गया, चेहरे पर तनाव हो गया, इसको थोड़ा-सा ठीक करना और बाकी तो बस ठीक है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें। ओवरऑल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर को लेकर आप चाहे जो अ, एग्रीकल्चर को लेकर भी काफ़ी हद तक चीज़ें तैयार कर ली हैं। लोकगीत पर भी ज़्यादा मैंने सवाल अभी पूछे नहीं, तो ओवरऑल आपका अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके अलावा तो आप पूछ लगता हो कि भई इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है इंटरव्यू में या ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ आपको? देखो गैप-वैप ऐसा कुछ कब की है आपकी ग्रेजुएशन कब की है? ये मैं पूछना भूल गया। सर मेरी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुई है। मास्टर्स मेरी 2019 में ख़त्म हुई है। उसके बाद में सर 1 साल के गैप में कोरोना आ गया था तो हमारा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। तो 21 में हमारा एडमिशन हुआ आईसीएआर का, 24 में मेरी पीएचडी पूरी हुई है। फिर तो कोई गैप ही नहीं है गैप नहीं है सर, एकेडमिक्स तो चल ही रही है। जी सर। अच्छा ये मान लो ये वो पूछते हैं कि एकेडमिक्स या फिर सिविल सर्विस दोनों में से एक को ही चुनना हो या फिर जो एकेडमिक्स से सिविल सर्विस पे पूरी तरीके से शिफ्ट क्यों कर दें? क्या एकेडमिक्स पूरी तरीके से छोड़ दिया क्या? तब क्या करोगे? या आपने पीएचडी की एकेडमिक्स में मैंने जो भी सीखा है, जो रिसर्च की है और वो उसको मैं किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में उसके प्रोविज़न्स या जो भी मैंने रिसर्च की स्टडी की है, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करके मतलब इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में कैसे कर सकती हूँ, वो मैं उसको यूज़ करूँगी सर, नॉलेज को। ओके। जैसे मुझे इसमें वीड मैनेजमेंट खरपतवार का कैसा किया जा सकता है, उसकी मुझे नॉलेज हुई। हर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र इन सब की मुझे नॉलेज हुई क्योंकि मैंने उसको फील्ड लेवल पे करके देखा है। फार्मर्स जो करते हैं, उसको मैंने फील्ड लेवल पे खुद नहीं किया है सर, करके देखा है कि किसमें क्या चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ों का एनालिसिस किया है। तो वो चीज़ एग्रीकल्चर हमारी एक बैकबोन है और फार्मर्स की लाइफ में कैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ही है, तो हम कैसे उनमें ला सकते हैं वो उसके लिए। बढ़िया, अच्छा। सर ये लोकगीत में ना मेरे को जैसे अगर गाने के लिए बोल दिया, हुँ। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन-सा गीत गाऊँ। कौन क्या ऑप्शन क्या-क्या है आपके पास? सर एक तो गीता का ही है कि और क्या-क्या ऑप्शन है इनके अलावा? एक सर रामदेव जी का है मतलब सारे भजन टाइप के ही क्या? और सर और तो कैसा वाला गा सकते हैं? लोकगीत में मतलब वो नहीं होता क्या कोई सर मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ ना, मैं तो मेरी हॉबी है। नहीं वो तो ठीक है, पर सारे देवी-देवताओं से संबंधित ही है क्या? फिर बना-बनी वाले गीत हैं सर वो तो क्या ही गाएँ, थोड़े ये तो एटलीस्ट लोक देवता कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इनका, इस वजह से। हाँ, ठीक है तो फिर कोई जो भी है कि जैसे रामदेव जी वाला ले लो और रामदेव जी वाले में फिर जो उसको डिटेल में तैयार कर लो। इसमें मतलब कन्फ्यूज़न क्या है? मैं ये नहीं समझ पा रहा, कन्फ्यूज़न क्या है? ठीक है, रामदेव जी वाला गा और मैं हाँ, वो कर लो उसको कर लो बढ़िया, है ना? चलो ठीक है फिर नेक्स्ट कैंडिडेट भी हमारे वेट कर रहे होंगे। सर अभी तो अब एक ही है सर कैंडिडेट शायद। हाँ, लास्ट ही है वो। हाँ, मैंने उनको पहले दे दिया है। एंड कोई उनका भी इंटरव्यू है शायद। 15 को है सर। 15 को ही है उनका?